हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। उसमें टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि एटम कैसा दिखता है, एटम की जो एक्चुअल, देखो इतनी बातें पता चल चुकी थी। देखो एक चीज दिमाग में रखनी है बेटा कि रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल प्रेजेंट किया उस टाइम जो उसने किया था 1911 में, ठीक है ना। 1911 में जब उसने डिस्कवर किया, मतलब कि जो उसने अपना जो स्ट्रक्चर बताई कि एटम कैसा दिखता है, उस टाइम पे सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता था, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट दिमाग में जरूर रखना है सभी बच्चों को, क्योंकि रदरफोर्ड ने जब अपना मॉडल दिया तब तक तो न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी, है ना। न्यूट्रॉन तो कब डिस्कवर हुआ था? 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। तो जब थॉमसन ने बात की तब भी इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था थॉमसन ने, क्योंकि थॉमसन को भी नहीं पता था कि न्यूट्रॉन नाम का कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है। जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तो भी रदरफोर्ड के मॉडल में कहीं आपको न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं मिलेगा। अगर वो है तो वो हाइपोथेटिकली वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया है। बाकी रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन का अपने जो उसने एक्चुअल जो अपना मॉडल प्रेजेंट किया था उसमें कोई न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम तक तो न्यूट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी। फर्स्ट थिंग ये। अब हम स्टार्ट करते हैं कि रदरफोर्ड ने किया कैसे था, उसका एक्सपेरिमेंट था कैसे। यानी कि जब हम एक्चुअली देखो, थॉमसन का मॉडल तब फेल हुआ था जब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। ठीक है। जैसे थॉमसन क्या था, एक बहुत साइंटिस्ट था भाई। ठीक है। उसने जो मॉडल दिया उसको हम जैसे आम लोग थोड़ी ना रिजेक्ट कर सकते हैं। उसको अगर कोई रिजेक्ट बोलेगा कि भाई आप थॉमसन को अगर कोई ये बोले कि आपने जो मॉडल दिया है एटम का वो गलत है, तो उसको गलत प्रूव करने के लिए भी कुछ ना कुछ क्या चाहिए था, प्रूफ चाहिए ना। तो रदरफोर्ड ने वो प्रूफ दिया था। यानी कि रदरफोर्ड ने उससे क्वेश्चनिंग की थी कि आप ऐसे मतलब ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। एक्चुअली उसने क्या किया था, उसने एक सबसे पहले उसने अल्फा रे रदरफोर्ड एक्चुअली बताएं, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। यानी कि ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो टाइम के साथ साथ डिके होते चले जाते हैं। ठीक है। जैसे रेडियम लिया उसने। ठीक है। जब वो इन सब की क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक रेडियम ले लिया उसने और उसको क्या कर दिया, लेड बॉक्स के अंदर रख दिया। ठीक है। ताकि वो क्या कर सके, यहाँ से थोड़ा सा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, लेड बॉक्स में से इतना सा ओपनिंग रख दी कि जहां से रेडियम का क्या होता जाए, अल्फा पार्टिकल्स को क्या करवा दे, यहाँ से स्ट्राइक करवाए किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसने यहाँ पे क्या रख दी, एक गोल्ड फॉइल रख दी। यानी ये एक मेटल ले ली, मेटल की गोल्ड, देखो उसने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन गोल्ड वाली को ज्यादा चूज क्यों किया गया था, क्योंकि उसको एक ऐसी मेटल चाहिए थी जो हाईली मेलिएबल हो। और गोल्ड क्या होती है, हाईली मेलिएबल मेटल्स है। ठीक है। तो उसने क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है। जिसको जितना ज्यादा थिन किया जा सकता है उतना थिन किया जा सके। गोल्ड फॉइल लेके उसने यहाँ पे पीछे इसकी तरफ क्या करवा दिया, जिंक सल्फाइड की जो लेयर होती है, फ्लोरीसेंस सब्सटेंस है, उसको लगा दिया। ठीक है। ये क्या लगवा दिया, जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी। यहाँ पे उसने क्या करवा दिया, छोटी सी जो स्लिट होती हैं वो लगा दी यहाँ पे। इसने ऐसा क्यों किया, ताकि जो रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से वो स्ट्राइक करवाए, वो उसकी नैरो बीम करने के लिए, यानी कि उसकी जो बीम है उसको नैरो करने के लिए उसने क्या करवा दिया, यहाँ पे स्लिट्स लगवा दी थी। अब उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। मैं पहले बता चुकी हूँ बेटा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स देखो, फिर से बताती हूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि टूट जाते हैं, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल्स ये क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं। रदरफोर्ड को तो नोबेल प्राइज भी इसी चीज के लिए मिला था कि इसने किसकी डिस्कवरी की थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना होता है ना, उसके बारे में इसने बताया था।
तो इसने क्या करवा दिया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसने यहाँ पे क्या लगा दी थी, गोल्ड फॉइल लगा दी थी। उसने क्या देखा कि यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, उसने जब ये सारा सेटअप किया, यानी कि आप इस चीज को दोबारा से समराइज करते हैं, उसने क्या करवाया, यहाँ पे लेड का बॉक्स लिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या रखवा दिया, रेडियम को रखवा दिया, और वहां से अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाना स्टार्ट कर दिया, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। और यहाँ पे उसने क्या करवा दिया, जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी। जिंक सल्फाइड की लेयर क्यों लगाई, ताकि जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, जो इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए उसने, तो उस सारे, और पीछे क्या लगाया था उसने, उसने माइक्रोस्कोप से सारी चीजें देख रहा था, वो सारी चीजें, ठीक है, ताकि वो ऑब्जर्व कर पाए सारी चीजों को। हुआ कैसे था, अब उसने जो ये सारा सेटअप किया, उससे क्या देखा उसने, उसने देखा कि जितनी भी अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए थे, यानी कि अल्फा रेज थी, ठीक है, वो क्या चली गई थी, मैक्सिमम अल्फा रेज क्या निकल गई थी, सीधी निकल गई थी, मैक्सिमम, ठीक है, उसने जितनी दी थी उनमें से मैक्सिमम अल्फा रेज क्या निकल गई थी, बिल्कुल सीधी निकल गई थी। 20,000 में से कोई एक दो, ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ी सी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो थोड़े से डेविएट हुए थे। डेविएट, थोड़े से डेविएट होने का मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल सीधे ना जाके हल्के से डेविएट हो जाना, ठीक है। और बहुत, मतलब आप ऐसे लगा सकते हो कि 50,000 में से कोई एक ऐसा बोल सकते हो जो बिल्कुल सीधा स्ट्राइक करके वापिस आ गया हो, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखी, तो जो उसने ऑब्जर्व किया, उसने पहला ऑब्जर्वेशन देखी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी उसने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए थे, ठीक है, वो क्या चले गए थे, स्ट्रेट चले गए थे, ठीक है। स्ट्रेट जाने का तो मतलब क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रेट जाने का मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब वो किसी चीज से, सॉलिड चीज से टकराए नहीं कहीं पे। अगर यहाँ पे कोई भी चीज आती है, अगर वो थोड़ा सा इससे बाउंस बैक होके आती है, बाउंस बैक तो तभी हो सकती है ना जब वो किसी चीज से यहाँ पे ऐसा मास रखा जाए जिसका मतलब पर्टिकुलर भारी हो। कोई चीज किसी से टकरा के तब वापिस आ सकती है जब यहाँ पे कोई किसी भारी चीज से टकराए। तो अगर मैक्सिमम पार्टिकल सीधे निकल गए, ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ एटम का ऑलमोस्ट सारा पार्ट क्या है, खाली है, ठीक है। जैसे ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या बताई मैंने, उसने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में बोला कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या चले गए हैं, स्ट्रेट चले गए हैं विदाउट डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं हुआ था, ठीक है। डेविएशन ना होने का मतलब तो ये हो गया कि एटम का, जैसे मैंने कल भी बात की थी, आपको सिखाया था कि आप दिमाग में ये कंसेप्ट बना लो बेटा कि ऑलमोस्ट सारा एटम खाली है, ठीक है, मास तो सारा बस न्यूक्लियस के अंदर सेंटर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो जितने पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए थे। दूसरी बात, अगर ये अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे बेटा, आपको बताया था मैंने, डबली चार्ज हीलियम, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, डबली पॉजिटिवली बोल सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, इनको क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अल्फा पार्टिकल के पास जाएगा तो क्या करेगा, वो पक्का से वापिस आना चाहिए था, यानी कि उससे उससे क्या नहीं कर सकता, वो सीधा निकल सकता, उसमें से पार नहीं निकल सकता वो, है ना। तो वो स्ट्राइक करके वापिस आना चाहिए था उससे, क्योंकि उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और एक पार्टिकल, यानी कि मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल अगर बाउंस बैक होके आ रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सिर्फ थोड़ी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज है। मतलब मान लो 20,000 में से, ठीक है, एक पार्टिकल आपका बाउंस बैक हो रहा है, थोड़ा बहुत डेविएट हो रहा है, तो इसका मतलब तो सिर्फ उतनी जगह में, थोड़ी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज है, बाकी तो क्या हो गया है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो बेटा सबसे मेन कंक्लूजन उसने ये निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एंड मास, ठीक है, और जो मास है, क्योंकि हमें पता है कि
इलेक्ट्रॉन का मास तो जो नेगेटिवली चार्ज है उसका तो होता ही बहुत कम है, ठीक है, नेग्लिजिबल मानते हैं हम उसका। पॉजिटिव चार्ज और मास क्या हो गया, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में सेंटर्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसने ये बात बता दी कि अगर, तो इसने थॉम्सन को गलत प्रूव कर दिया। उसने थॉम्सन को क्यों प्रूव कर दिया, अगर मान लो थॉम्सन ने तो क्या बोला था, थॉम्सन तो बोल रहा था कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हर जगह है और क्या हो रहा है उसमें नेगेटिव एम्बेडेड है। अगर उसकी ये बात होती तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या होने चाहिए थे आपके, डेविएट होने चाहिए थे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो डेविएट होने चाहिए थे। और थोड़ा सा बिल्कुल 20,000 में से एक डेविएट हो रहा है, इसका मतलब तो थोड़ी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज है और बाकी जो जगह है उसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन है, खाली है। ठीक है, तो ये उसका कंक्लूजन था, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स क्या निकल गए हैं, स्ट्रेट निकल गए हैं। इट मींस क्या हो गया था, इस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या निकाला कि इसका मतलब ऑलमोस्ट सारा जो मास है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो थोड़ी सी जगह में सेंटर्ड है। ठीक है, दूसरा उसने क्या बताया कि आउट ऑफ 20,000, ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में उसने क्या बताया, आउट ऑफ 20,000 में से कोई एक पार्टिकल क्या हो जाता है, हल्का बहुत डेविएट होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब डेविएट होता है हल्के से एंगल से। देखो ये एंगल, ये थोड़ी ना 90 एंगल से ये हो जाता। ठीक है, मान लो ये सीधा जा रहा है, आप ऐसे मान के चलिए बेटा कि मान लो ये सीधा जा रहा है, ठीक है, और अगर ये इस तरीके से जाता तब ये सीधे से 90 पे आता है ना, तो ये क्या हो गया, लेस देन 90। ये वाला एंगल तो क्या है, लेस देन 90। ठीक है, तो ये तो सिर्फ थोड़े से थोड़ी बहुत क्या हो रही है, 20,000 में से एक पार्टिकल हल्का बहुत डेविएट हो रहा है, और उनमें से भी बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो 180 से जैसे जिस सीधे गए और वापस आ गए, इस तरीके से बाउंस बैक हो गए। कौन से पार्टिकल बाउंस बैक हो सकते हैं, सोचो। देखो अब सिंपल सी बात निकल आती है बेटा कि अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जो रेज न्यूक्लियस से बहुत दूर दूर से गुजर रही थी ना, वो तो सीधी गुजरेंगी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थी, बिल्कुल इनको तो कोई डेविएट कर ही नहीं सकता। ठीक है, जो न्यूक्लियस के आसपास से गुजरी, जो इसके बिल्कुल आसपास से गुजरी, वो हल्की फुल्की, क्योंकि इसमें से बिल्कुल इससे टकराई नहीं, वो हल्की फुल्की डेविएट होगी। ठीक है, हल्की फुल्की डेविएट होगी, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो। ठीक है, और इनमें से भी बहुत कम ऐसी थी एक जो क्या होगी है 180 पे, जो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में गई, डायरेक्ट न्यूक्लियस पे जाके जिसने अटैक किया, वो उस भारी भरकम न्यूक्लियस से टकरा के वापस होगी है। और इसी वजह से, क्योंकि इसके ऊपर दोनों चीजें हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से ये जो न्यूक्लियस है इसका भी पर्टिकुलर मास है। ठीक है, जो हम कोई भी चीज कब बाउंस बैक हो सकती है, जब किसी भारी भरकम चीज से टकराई। ठीक है, तो ये उसने कंक्लूजन निकाला और रदरफोर्ड ने बताया कि ये जो मॉडल है वो किसकी तरह काम करता है, जिस तरीके से बोला गया कि जैसे अर्थ, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, वहां पे रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन ड्रॉबैक थॉमसन की यहाँ पे आ गई थी कि थॉमसन का तो फेल हो गया था। ठीक है, अब बेटा देखो दो चीजें निकाल दी थी उसने कि इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज्ड है, तो उसने ये स्ट्रक्चर बता दिया था एटम का कि एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे हैं और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज थोड़ी सी जगह में है, और पॉजिटिव चार्ज वाले पोर्शन की वजह से ही मास प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन की, वो 3 तरह के ऑब्जर्वेशन बताता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, दूसरी ऑब्जर्वेशन कि 20,000 में से कोई एक पार्टिकल थोड़ा बहुत एंगल से डेविएट होता है, और उनमें से भी थर्ड ऑब्जर्वेशन कि बहुत सारे पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल 180 के एंगल पे डेविएट हो सकता है, बाउंस बैक हो सकता है। ये तो उसकी ऑब्जर्वेशन जो उसने देखा, फिर उससे कंक्लूजन निकाला उसने, ये उसका कंक्लूजन कि पॉजिटिव चार्ज और मास क्या है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह में सेंटर में प्रेजेंट है, बाकी एटम का जो बाकी सारा हिस्सा है वो खाली है, और उस खाली हिस्से में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो जहां पे पॉजिटिव चार्ज और मास प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। ये उसका कंक्लूजन था। तो इस तरीके से क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड का मॉडल एक्सेप्टेड था, ठीक है, बहुत
मतलब अच्छी उसने इंफॉर्मेशन दी। लेकिन फर्दर जाके इसकी भी बहुत सारी चीजें आप ऐसे बोल सकते हो कि रदरफोर्ड के मॉडल को फेल कर दिया गया था, मतलब कि इस चीज को माना नहीं गया था। क्यों नहीं माना गया था? देखो, जैसे वो कह रहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके न्यूक्लियस के अराउंड, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। चलो ठीक है, उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये स्टेबल नहीं हो सकता ऐसे। कोई भी चीज अगर इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी, सेंटर में बस ये होगा, न्यूक्लियस होगा, यानी कि प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये स्टेबल नहीं हो सकती ये वाली बात। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर वो चीज यहाँ पे रिवॉल्व करेगी, कोई भी चीज अगर रिवॉल्व करेगी, ठीक है, घूमेगी, तो घूमते हुए वो क्या करेगी, एनर्जी को लूज करेगी। और एनर्जी को अगर वो लूज करेगी बेटा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो जाके किसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोलिजन हो जाएगा उनके बीच में, तो ये तो स्टेबल है ही नहीं। उसने ये पॉइंट ये था यहाँ पे। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल बोला जाता है, वो एक तो ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को के बारे में नहीं बताता है कि वो एटम किस तरीके से स्टेबल है। ठीक है, वो इस चीज को एक्सप्लेन रदरफोर्ड अपने हाइपोथेसिस और उसके जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये चीज तो बता देता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। सेकेंड थिंग, वो स्पेक्ट्रा नहीं बता पाता है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। अब आपको स्पेक्ट्रा नहीं पता है कि क्या होता है स्पेक्ट्रा। जैसे रदरफोर्ड का मॉडल आने के बाद आपको थॉमसन के मॉडल की कमियां पता चली हैं, उसी तरीके से जब हम बोहर मॉडल के बारे में बात करेंगे, देखो एक के बाद एक आता है। सबसे पहले थॉमसन का मॉडल आया, ठीक है, उसको फिर रदरफोर्ड के मॉडल ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया कि नहीं भाई, थॉमसन की बात गलत है, रदरफोर्ड ने ठीक बता रहा है। ठीक है, रदरफोर्ड वाली बात हमने मान ली। लेकिन रदरफोर्ड के बाद अब कौन आ जाएगा, बोहर मॉडल आ जाएगा। ठीक है, बोहर मॉडल, बोहर मॉडल एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से ये स्टेबल है एटम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बनाएगा। उससे पहले मुझे दो चार चीजें और सिखानी है, तो आज की क्लास में हम बोहर मॉडल स्टार्ट नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, क्योंकि ये वाला फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, एटम की बात करते हैं। तो जब भी किसी एटम को रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, किसी भी एलिमेंट की अगर हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, हमने पढ़ा था कि रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, हम एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, एटॉमिक मास। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, और एनसीईआरटी के 2 3 4 क्वेश्चंस तो यहाँ से हैं ही हैं। ठीक है, अभी आप सोल्व कर दोगे उनको। ठीक है, एक होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम एटॉमिक मास को। पॉइंट क्या है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये है कि यहाँ पे तो सिंबल इस तरीके से, अगर किसी को रिप्रेजेंट करवाना पड़े तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाएंगे। देखो जैसे सोडियम, तो एक्स क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर। और अगर इसका मास नंबर लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, 23। तो रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट की किस तरीके से की जाती है, इस तरीके से की जाती है। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए। देखो इस तरीके से लिखते हैं, एक्स ए जेड। ठीक है, ए क्या होता है, सॉरी जेड, ये जेड होता है। ठीक है, और ये ए होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जेड से बोलते हैं हम, और ए क्या होता है हमारा मास नंबर। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, सिंपल। तो ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को, मास नंबर को ई से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और आपका जो एटॉमिक नंबर है उसको जेड से रिप्रेजेंट करवाते हैं। एक्स क्या बता रहा है, यानी कि जेड क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मास नंबर, ठीक है, यानी कि जो मास होता है वो किसको रिप्रेजेंट, किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है बेटा, इस वजह से हम क्या नहीं करते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये किसका हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है मास नंबर, एक होता है मास नंबर। ठीक है, एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक मास नंबर, और एक होता है एटॉमिक मास। ये दोनों चीजें सेम नहीं है हालांकि।
लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे देखो सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो सम है वो भी 23 आता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 23 ही है, और एटॉमिक मास भी 23 यूनिट ही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1 यूनिट हुई तो होता है, ठीक है। तो दोनों को मिलाओगे और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए क्या करते हैं हम, एटॉमिक नंबर चाहे मास नंबर बोल दो, एटॉमिक मास बोल दो, बेटा लगभग सेम आता है, इसीलिए हम मास नंबर की जगह मास की तौर पे ही यूज कर लेते हैं ऑलमोस्ट केसेस में, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी मास, देखो नंबर तो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते ना, जैसे क्लोरीन का हम पढ़ते हैं 35.5, ठीक है, इतने ग्राम होता है क्लोरीन का 1 मोल की अगर हम बात करें, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ, या फिर अगर हम एक क्लोरीन की बात करें तो वो होता है 35.5 यूनिट, तो वो तो मास इतना होता है, और मास नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करवाती है वो वाली चीज, ठीक है। तो नंबर तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते ना, या तो एक प्रोटॉन होगा, आधा प्रोटॉन तो नहीं होगा ना कभी भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास एक ही चीज होती है, तो पहले तो बताओगे आप नहीं, एक चीज नहीं होती है, एटॉमिक मास अलग चीज होती है और एटॉमिक मास नंबर अलग चीज होती है। मास नंबर का तो मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब 98% केसेस में ये फॉर्मूला लग जाता है कि वही जो एटॉमिक मास नंबर होता है उतना ही एटॉमिक मास होता है तुम्हारा, ठीक है। इसलिए हम एक्सचेंज के करके करके ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, तो इतना पता चल गया आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नम बताओ भाई, ये रिप्रेजेंटेशन दे दे और आपसे पूछे कि बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ सोडियम में कितने हैं, तो कैसे करोगे, देखो 23 में से 11 माइनस कर दो तो 23 माइनस 11, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, सिंपल है बेटा। देखो ऊपर वाला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, और ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने आनी चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया C6 और 12, ठीक है, C6 और 13, अब ये दो आइसोटॉप्स पढ़ रहे हैं हम, है ना। सुनो, अब आप सोचो बेटा क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, ये मास नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये तो बता रहा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो कितने हैं, 12, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 13, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, प्रोटॉन सेम है ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए तो सिंपल आपको दिख रहा है कि 12 में से 6 माइनस कर दो, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है इस वाले में, और इसमें से कैसे करोगे, सिंपल ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, यानी कि 13 में से 6 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका 7, क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इस तरीके से आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे। तो सब बच्चों को ध्यान रखना है कि जब भी आपसे क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ ले तो कुछ नहीं है बेटा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, पता चल जाएगा। किसी भी एलिमेंट का पूछ सकता है, जैसे नाइट्रोजन का दे दे, नाइट्रोजन 15 वाला दे दे, देखो 14 पढ़ते हैं ना, 15 वाला दे दिया, अब पूछ ले बताओ भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्या कर देना है, मास नंबर में से, क्योंकि मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, सिंपल याद कर लो इस ट्रिक को कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, यानी कि 15 माइनस 7 कर दो, 8, ठीक है। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस तरीके से। तो एक चीज आ गया आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब अगर इसमें देखो, अगर नाइट्रोजन के बारे में तीनों इंफॉर्मेशन पता चल गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे तो दिख रहा है आपको 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो आपको पता है ना बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल न्यूट्रल एटम में, किसमें, न्यूट्रल में,
न्यूट्रल वाले में, यानी कि जब जहाँ कोई चार्ज नहीं है, चार्ज आने के बाद तो फिर उसको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा ना अलग से, जैसे चार्ज का मतलब इस तरह की चीजों को नहीं लेना जिसपे नेगेटिव चार्ज लगा हो। जब न्यूट्रल की बात हो रही हो तब क्या हो जाता है, आपका जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना आ गया कि किस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आपसे 4 चीजें सिखाएंगे हम। एक होता है आइसोटॉप्स, ठीक है, एक होता है बेटा आइसो बार्स, ठीक है, और एक होता है आइसोटोन्स। 4 चीजें सिखाते हैं अभी, आइसोटोन्स, और एक होता है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अब इस बात का देखो कितने 4 कंसेप्ट हैं, चारों पढ़ो। देखो आइसोटॉप्स हम पढ़ते थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ये आपको 10th में याद हो गया था बिल्कुल सभी बच्चों को, है ना, डिफरेंट क्या हो जाए मास नंबर। ठीक है, जैसे प्रोटियम, हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रोटियम। हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप क्या होता है, ड्यूटीरियम, और तीसरा आइसोटॉप क्या होता है, ट्रीटियम 1 और 3, है ना। इनका देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसमें 1 है, इसमें है, तो देखो अब सोचना नहीं है, क्या ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ही है, बिल्कुल हाइड्रोजन है बेटा, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही केस है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी किससे होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से होती है। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना उसी को देख के आप ये बताते हो कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो जैसे मैंने अभी सिखाया, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हो गए, और एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ हाइड्रोजन वालों के 3 नाम रख रखे हैं, अदरवाइज औरों के भी आइसोटोप होते हैं लेकिन उनके नाम नहीं रख रखे, सिंपल डायरेक्ट याद करवाते हैं हम, है ना। तो देखो जैसे अब आपसे क्वेश्चन कैसे करता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एग्जांपल दो। अब मान लो, या पूछ सकता है इस तरीके से लिख दे, कार्बन 6 12 और 13, बताओ ये क्या है आपस में, सेम मास नंबर, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, तो ये क्या है, आइसोटॉप्स। ठीक है भाई, तो याद कर लो इतनी बात को कि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर क्या हो जाएगा आपका, आइसोटॉप्स। ठीक है, इस तरह बहुत सारे बन जाएंगे, इनके नाम नहीं दे रखे, इनका तो नाम रख रखे हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, और बाकी सब एलिमेंट्स के भी होते हैं। नाइट्रोजन का पढ़ रहे थे जैसे हम, नाइट्रोजन 14 भी होता है, नाइट्रोजन 7 और 15 भी होता है, लेकिन और सभी के नाम नहीं रख रखे, सिंपल नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14 इस तरीके से याद करवाते हैं। ठीक है, चलो अब हम आता है आइसोबार के बारे में बात करते हैं। आइसोबार क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, आइसो मतलब सेम, सेम अब क्या हो जाएगा, सेम मास नंबर, जहां पे क्या हो, सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो एग्जांपल पढ़ेंगे ना, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे आर्गन 18 और 40, कैल्शियम 20 और 40। देखो अब ध्यान से देखो बेटा, ये तो सेम है, यानी कि ऊपर क्या होता है, मास नंबर, मैंने याद करवाया। ये मत सोचना कि हम ऊपर एटॉमिक नंबर लिखेंगे मैम, ये वाला क्वेश्चन मत करना, लेकिन क्योंकि ये साइंटिफिकली बना रखा है बेटा कि हम ऊपर मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान रखना है, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि रैंडमली लिख लिया। ये चीजें हमने डिसाइड कर रखी हैं कि हम ऊपर मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो यही वाली चीज तो कर रही थी। ऐसा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट एटम्स का मास सेम हो जाए, ठीक है। तो देखो आर्गन क्यों आया, क्योंकि ये जो होता है ना, जिनका ये सेम होता है, ठीक है, वो तो एक ही एलिमेंट की बात होती है ना, ये अगर डिफरेंट हो जाए तो एलिमेंट डिफरेंट हो जाए, क्योंकि आइडेंटिटी इनसे डिसाइड होती है। 20 हो गया ना तो दूसरा एलिमेंट, 18 है तो दूसरा एलिमेंट, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आता है आइसोटॉन्स। आइसो मतलब सेम,
आइसोटॉन्स का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम न्यूट्रॉन, सॉरी सेम न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब सोचो कैसे करोगे भाई न्यूट्रॉन्स, ऐसे कैसे पता चलेगा। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तब चीजें समझ आ जाएंगी। अब देखो मैंने आपको सिखाया था बेटा, अभी जस्ट याद करवाया था, जैसे कार्बन का 13 होता है ना, कार्बन का 14 आइसोटॉप भी होता है, ये वाला भी होता है, ध्यान रखना। कार्बन 14, लेकिन ये बहुत कम होते हैं ना, इसलिए हम आपको पढ़ाते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 7, 15, और ऑक्सीजन का हमें पता है 6, और क्या हो जाए हमारा सॉरी 8 और 16, सॉरी 8 और कार्बन का 6 था ना, तो इनमें सेम देखो, इनमें क्या है, इनमें आप ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, फिर सेम क्या है, सेम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो सभी में कैलकुलेट करो, 14 में से 6 गई, ठीक है, वही 8 हो गया, 15 में से 7 गया, देखो ऐसे करती थी ना मैंने कैसे कहा था, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो 14 माइनस 6 क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है, 15 माइनस 7 कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, ठीक है, 16 माइनस 8, ऑब्वियस सी बात है 8 आ गया। तो सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही आइसो इलेक्ट्रॉन्स वर्ड आएगा, ठीक है भाई, हम कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब आइसो मीन सेम, आइसो मतलब क्या हो गया, सेम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, अगर हम किसकी बात करें, F नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नियोन, इसकी बात करें, चलो देखो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को सोचने से पहले सोचो, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर फ्लोरीन में देखे तो 9 होते हैं, और इतने ही न्यूट्रॉन होंगे, और एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आने का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, एक नेगेटिव एक्स्ट्रा होने का मतलब होता है बेटा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 9 तो है ही इसके एक्चुअल, एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर सिंपल ऑक्सीजन की बात हो रही होती तो ऑक्सीजन का पता है हमें एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो 8 में 2 ऐड किए 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है। अब नियोन में सोचो, नियोन को तो भाई नॉर्मल दे रखा है, तो नियोन में तो वैसे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो ये क्या होगी, ये तीनों F नेगेटिव, O2 नेगेटिव और नियोन, ये क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिनके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इससे आपसे पूछ सकता है आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए भैया आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट हमने किया। अब हम दूसरी कंसेप्ट की बात करते हैं, मतलब कि अब इस पे से क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है बेटा, कुछ भी, यानी कि आइसो आपसे आइसोबार क्या है उसके एग्जांपल्स बताओ, इस तरीके से पूछ सकता है, आइसोटोन्स क्या है। जैसे आपके अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं लिख के बताती हूँ क्या पूछ रखा है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये है, आपको एक दे रखा है नंबर ऑफ, देखो अभी रेज कर देते हैं, नेक्स्ट पे बात कर रहे थे, देखो ये दे रखा है बेटा एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जांपल है ये, वैसे ब्रोमियम 35 और 80 दे रखा है, ठीक है, आपको इतना दे रखा है और पूछ रहा है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बता दो बेटा, सोचना क्या है, फटाफट से बताओ बेटा। 35 न्यूट्रॉन। कितने हो जाएंगे बेटा, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 35। न्यूट्रॉन 35 हो गए, ओके, और प्रोटॉन कितने हो गए, 35 ही मैम। ठीक है, प्रोटॉन भी 35 हो गए बेटा, और न्यूट्रॉन भी 35 है, वैसे बोल रहे हो, थोड़ा सा सोचो गौरव, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, देखो प्रोटॉन तो ये देखना है, हाँ जी बेटा बोलो, न्यूट्रॉन 45। हाँ न्यूट्रॉन 45 हो गए बेटा, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, है ना, 80 में से 35 न्यूट्रॉन, देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी, आंख बंद करके लिख दो,
35 दो आंसर तो हमें पता चल गई। न्यूट्रॉन के बारे में सोचना है तो क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, 80 में से 35 माइनस कर दो, तो क्या हो गया हमारा 45। तो ये क्या हो गया हमारा 45। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, फटाफट से करो। ये दे रखा है, पता नहीं टाइम होने वाला है वैसे, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू। देखो प्रोटॉन कितने हैं, 18, सॉरी प्रोटॉन कितने हैं आपकी 16, और इलेक्ट्रॉन है आपकी 18, और न्यूट्रॉन भी है आपकी 16। बताओ फटाफट से,